हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर बेसिक मैथ्स के 11 एपिसोड्स कवर अप कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एपिसोड नंबर 12। एपिसोड 12 के अंदर आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मैथ्स का ही ये पार्ट है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कवर अप करने के बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बच्चों वेक्टर्स। तो अगर आपने पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये नहीं देखे हैं पहले, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी पिछली वीडियोस को कवर अप कीजिए। और वेक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो शुरू करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द फिजिक्स बूस्टर। आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, तीनों जगह पे ये चैनल मिल जाएगा, द फिजिक्स बूस्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैसे यूज किया जाता है और वेक्टर्स क्या हमारे काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखो एनसीईआरटी के अंदर जो वेक्टर्स है ना, वो चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है। इसका कुछ पोर्शन चैप्टर नंबर 4 में है, कुछ पोर्शन इसका चैप्टर 4 में, कुछ चैप्टर 6 में और कुछ पोर्शन चैप्टर 7 में है। तो हम लोग वेक्टर्स को यहाँ पे कवर अप करेंगे पूरा का पूरा। जेई, नीट, एनडीए और सीबीएसई, जहां जहां हम इसका यूज कर सकते हैं, हर तरह से इसका यूज हम करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारी बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब आगे हम डिटेल में पूरा चैप्टर इसके ऊपर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का मैं जनरल एग्जांपल दूं, जैसे बच्चों मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गई, या अगर हम बात करें स्पीड या वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपने डेली लाइफ में यूज करी होंगी। इन सबको आपने डेली लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में, फिजिक्स में, छोटी क्लासेस में लाइक 9th-10th के अंदर आपने इसको स्टडी किया होगा। ठीक है, अब देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो यूनिट्स के हिसाब से भी 3 तरह की होती हैं, वो अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। और बच्चों वो डायरेक्शन के हिसाब से भी कितने तरह की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। डायरेक्शन के हिसाब से जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, डायरेक्शन के बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए, पॉज करके नोट करते रहिए ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट होते रहे। डायरेक्शन के हिसाब से जो फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, वो 3 तरह की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है वेक्टर्स, एक होते हैं स्केलर्स और एक होते हैं टेंसर्स। ये 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं डायरेक्शन के हिसाब से। अब इसमें हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो हमारे काम की फिजिकल क्वांटिटी है, वो है बच्चों वेक्टर्स। हमारा पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है। तो स्केलर्स और टेंसर्स क्या है, इनका हम बेसिक जान लेते हैं। दैट विल हेल्प अस इन सीबीएसई एग्जाम। बोर्ड के अंदर कई बार आ जाता है क्वेश्चन आपकी 11th क्लास में कि स्केलर्स क्या हैं, टेंसर्स क्या हैं, तो वहां से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग किसके साथ, स्केलर्स के साथ। स्केलर्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए बेसिकली होता क्या है, स्केलर्स की बात करें तो स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि जो डायरेक्शन लेस होते हैं, बट सिर्फ उनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है। तो डायरेक्शन जिनके पास नहीं होती है और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर्स क्वांटिटीज बोलते हैं। एक तीसरी बात और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, वो है बच्चों लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ये क्या है, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो स्केलर्स जो होते हैं वो इनको भी फॉलो नहीं करते। तो स्केलर्स के पास सिर्फ एक ही अच्छी चीज है बच्चों, वो क्या है, स्केलर्स के पास सिर्फ एक ही अच्छी चीज है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड। ना तो इनके पास डायरेक्शन है, ना इनके पास क्या है, कॉम्बिनेशन लॉज को ये फॉलो करते हैं। तो बेसिकली स्केलर को याद करना बहुत आसान है। स्केलर्स के कुछ एग्जांपल अगर हमसे पूछे जाएं, स्केलर्स के कुछ एग्जांपल हमसे पूछे जाएं, वैसे तो देखो वेक्टर या स्केलर का ना चैप्टर वाइज पता लगता है कि हर चैप्टर में जैसे आपके पास फोर्स आएगा या वर्क आएगा या पावर आएगा या एनर्जी आएगा, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि ये स्केलर है या वेक्टर है। अभी हमसे बोल दिया जाए कि कोई 4 एग्जाम्पल बताइए, 4 एग्जाम्पल्स बताइए स्केलर्स के, तो हम लोग लर्न कर सकते हैं बेसिक, बाकी चैप्टर वाइज हमें पता लगता रहेगा। स्पीड एक एग्जाम्पल है, मास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज के अंदर स्पीड, मास, डिस्टेंस की बात कर सकते हैं।
डिस्टेंस इसका एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ। पावर भी इसका एग्जाम्पल है, वर्क भी इसका एग्जाम्पल है, एनर्जी भी स्केलर में आता है। तो अब कहेंगे आप कि इनको लर्न कैसे करें। देखिए ऐसे एक साथ ये लर्न नहीं होंगे, बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इनको लर्न करने का क्या तरीका है, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आएंगे, लाइक जैसे मान लो काइनेमेटिक्स आएगा तो वहां पे स्पीड आपको पता लगेगा, डिस्टेंस पता लगेगा, वहां पे आप लर्न कर लेना कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। पावर, वर्क, एनर्जी चैप्टर आएगा हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6, वहां पे आप इन तीनों के बारे में जान लेना कि ये स्केलर होते हैं। तो ये चैप्टर बाय चैप्टर आपको लर्न होगा। तो स्केलर के अंदर हमें सिर्फ इतना जानना है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है उनको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर? होप आपको ये क्लियर होगा। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन चैप्टर जिस पे टिका हुआ है, पहले उसकी बात करेंगे, वेक्टर्स, कि वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को यूज कैसे करना है। तो वेक्टर्स की मैं बात करता हूं, तो वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए वेक्टर होने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए उसको ना 3 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये तो एक कंपलसरी कंडीशन है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा बच्चों, उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब किस डायरेक्शन में कौन सी चीज हो रही है वो उसके बाद चेंज होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आप डायरेक्शन बदलेंगे तो उसकी वैल्यू बदल जानी चाहिए। मतलब एक्स डायरेक्शन में वो कुछ और है, अगर आपने एक्स की जगह वाई डायरेक्शन किया तो उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए किसी भी क्वांटिटी पे। वो किस में आएगी बच्चों, वो हमारी वेक्टर्स में आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही थर्ड में बात करता हूं। थर्ड की अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने सिर्फ अभी तक यही पढ़ा होता है, कई स्कूल्स में क्लासेस में हम यही पढ़ते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर्स होते हैं। बट एक और कंडीशन है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो वेक्टर्स को बना देती है इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये चीज ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वेक्टर क्वांटिटी को लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन फॉलो करने पड़ते हैं। इस बात को आप ना अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, क्या कि लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन फॉलो किए बिना आपकी क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 3 चीजें हो गई हैं, 3 कंडीशंस हो गई हैं। जनरली हम लोग 2 ही कंडीशंस डिस्कस करते हैं, बट आपको ध्यान क्या रखनी है, 3 कंडीशन क्लियर होंगी आपको। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को वो क्या करती हो, फॉलो करती हो, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, वेक्टर बोल देते हैं। अब वेक्टर के अगर मेरे से एग्जांपल पूछे जाएं, जनरली ऐसे ही याद करने के लिए, वैसे तो बहुत से एग्जांपल हैं बट जनरली हम याद करने के लिए बात कर लें तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के अलावा बच्चों फोर्स आपने सुना होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही और भी कई क्वांटिटीज जैसे मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है एरिया। एरिया भी बच्चों एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बड़ी सही चीज है, कईयों को नहीं पता होता, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही बच्चों और भी वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास आ सकती हैं, जैसे टॉर्क है, टॉर्क भी क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कई क्वांटिटीज मैंने बोला है कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको लर्न होंगी ये क्वांटिटीज। ऐसे आप सोचें कि एक साथ लर्न हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे चलेंगे आपको हर क्वांटिटी की नेचर पता लगती रहेगी। तो ये था हमारा वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कि वेक्टर क्या होता है। समझ आया होगा आपको। बस 3 बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बच्चों टेंसर्स क्वांटिटी की। टेंसर्स, ठीक है, टेंसर्स अपने आप में ये एक टर्म है जो कई बार कंफ्यूज भी कर देता है कि टेंसर क्या होता है। कई बार सुना होता है, कई बार नहीं सुना होता। तो हम लोग डिस्कस करते हैं टेंसर्स के बारे में। देखिए स्टार्ट करेंगे, टेंसर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट इज टेंसर्स। अच्छी तरह इसको समझिए आप, टेंसर्स क्या होते हैं। देखिए क्वांटिटीज की बात करी हमने, क्या टेंसर के पास डायरेक्शन होता है? बिल्कुल होता है, डायरेक्शन भी होता है टेंसर्स के पास। क्या टेंसर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है? बिल्कुल होता है। ये दोनों चीजें होती हैं टेंसर के पास, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा, जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है, डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हर डायरेक्शन में अलग अलग होता है। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंजेस विद डायरेक्शन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैग्नीट्यूड तो होता है बट वो डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो
अगर ऐसी कोई क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है जिसका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में बच्चों क्या है, अलग अलग है, तो उसी को अपने क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो बेसिकली टेंसर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर हमें लर्न करना हो, तीनों में अगर क्लासिफिकेशन करना हो, उससे पहले आपको मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बता दूं। टेंसर के कुछ गिने चुने एग्जांपल्स हैं हमारे सिलेबस में जो हम डायरेक्ट याद रखेंगे। सबसे पहले होता है बच्चों स्ट्रेस, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। दूसरा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ये तो दो आप +1 में पढ़ेंगे। इसके अलावा दो फिजिकल क्वांटिटीज और हैं, कौन कौन सी जो टेंसर में आती हैं, वो है बच्चों एक है परमिटिविटी। परमिटिविटी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th, अगर आप पास आउट हो या 12th में हो तो आपने पढ़ लिया होगा एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह से परमिएबिलिटी, क्या बच्चों, परमिएबिलिटी, ये भी 12th में हो या 12th पास आउट हो तो पढ़ लोगे, 12th में हो तो, और 12th पास आउट हो तो पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये चार जो मैंने क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी है ना, इनको अच्छी तरह देख लो, ये फिक्स है आपके सिलेबस में, ये चार ही हैं, 4 ही हैं जो किस कैटेगरी में आती हैं, जो हमारे पास टेंसर की कैटेगरी में आती हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेंसर क्वांटिटी, तो आप आसानी से बच्चों आंसर दे पाएंगे कि ये चार जो होती हैं ये क्या है, हमारी टेंसर क्वांटिटीज हैं। अब द थिंग इज कि वेक्टर, स्केलर और टेंसर में मेजर डिफरेंस क्या हुआ, या कह लो कि इन तीनों को क्लासिफाई करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। तो देखो स्केलर की मैं बात करता हूं अलग से, अगर हम बात करें तीनों के अंदर तीन चीजें हैं, देखो सिर्फ तीन बातें ध्यान रखेंगे, तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन फीचर्स हैं जिसके हिसाब पे सारी कहानी बनाई गई है, सब कुछ हुआ है, वो पहले मैं लिख देता हूं। क्या है वो, देखो मैग्नीट्यूड पहली चीज, ठीक है, डायरेक्शन दूसरी चीज, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन तीसरी चीज। ठीक है, अब अगर हम चार्ट बना लें स्केलर, वेक्टर और टेंसर, इस तरह से स्केलर, वेक्टर और टेंसर, तो देखो मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करें, स्केलर के पास भी होता है, वेक्टर के पास भी होता है और टेंसर के पास भी होता है। डायरेक्शन बच्चों स्केलर के पास नहीं होती है, वेक्टर के पास भी होती है, टेंसर के पास भी होती है। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन स्केलर नहीं, वेक्टर यस, टेंसर नो। तो ये इस तरह से आप तीनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। बस ये छोटी सी बात है जो हमने डिस्कस करी है, आपको जो ध्यान रखनी है कि मैग्नीट्यूड कैसे, डायरेक्शन कैसे और लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे। समझ आया आपको? तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है और टेंसर क्या है, विद एग्जांपल जिसको हमने डिस्कस किया है। अब हमारा जो मेन चैप्टर है बच्चों वो क्या है, इस मेन चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मेन चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सारे जने मिलके किसके बारे में, वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स के बारे में। अब हम स्केलर, टेंसर इनको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स शुरू करेंगे अपने कि क्या है। जो 12th पास आउट है या जो 11th जो 12th में है उनको तो पता होगा बेसिक, लेकिन जो 11th में है उनके लिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। वेक्टर्स क्या चीज़ है, डेफिनेशन हो चुकी है। तो वेक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो मेरे को पता होनी चाहिए, वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को पता होना चाहिए कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर वेक्टर वेक्टर, बट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये मेरे को पता होना चाहिए। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ए, मैं चाहता हूं कि इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ए लिख के इसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा ऐसे, ये है रिप्रेजेंटेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप क्या लगा दें, एक एरो लगा दें इस तरह से, ओवरहेड पे एक एरो लगा दें, ओवरहेड एरो लगा दें। ये जो एरो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ये अभी तो लग रहा है कि चलो ठीक है नाम है हेड और टेल, लेकिन ना बड़े काम की चीज है ये हेड और टेल, आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एरो का जो हेड है ये और टेल होती है ये। तो बेसिकली जिस तरफ एरो का हेड होता है वही हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगर एरो का हेड इधर है तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, अगर एरो का हेड नीचे है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, एरो का हेड अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, एरो का हेड अगर इधर है तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों क्या लिखते हैं, ए जैसे एक क्वांटिटी है, मैं चाहता हूं मैं इसको वेक्टर बना दूं, तो उसमें क्या करूंगा, इसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा
समझ गए? अब इसको बोलते क्या है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको प्रोनाउंस करने का क्या तरीका रहेगा बच्चों? इसको बोला जाता है ए वेक्टर। ऐसे अगर मान लीजिए एफ होता, इसके ऊपर एरो लगा दिया, तो इसको क्या बोलते बच्चों? इसको बोलते एफ वेक्टर। ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी? अगर मान लीजिए पी होता, अगर मान लीजिए पी होता, अगर पी होता हमारे पास, देखो पी, तो इसको क्या लिखते? पी वेक्टर। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा समझनी है, बस सिंपल सी बात है। तो कैसे लिख सकते हो आप, वेक्टर कैसे बना सकते हो? वेक्टर बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि एरो लगा देना है, एरो में ही सब कुछ है। और एरो के आगे का हिस्सा हेड और पीछे का हिस्सा टेल, और हेड टेल क्या बताता है? डायरेक्शन। जिस हिस्से में हेड होगा वो वेक्टर की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। समझ गए? तो इस तरह से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो सेगमेंट है रिप्रेजेंटेशन के बाद बच्चों, वो है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखा जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जनरली मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आपसे मैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब? वैल्यू। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेकेंड पार्ट अगर आपको बताऊं तो इसका क्या लिखा जाए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का एक मीनिंग तो हो गया वैल्यू ऑफ वेक्टर, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगी बात बच्चों, ये होती है लेंथ ऑफ द वेक्टर, कि वेक्टर की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड का जो असली मीनिंग हमें बोला जाता है ना, वो होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, या याद रखने के लिए हम क्या लिख देते हैं, बोल देते हैं कि वैल्यू ऑफ वेक्टर। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आगे की बात है, आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले देखें इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, क्या? ए वेक्टर। मैं चाहता हूं मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, तो बच्चों मैं क्या करूंगा? एक डब्बा, एक बॉक्स लूंगा, एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दूंगा, ये बन गया। इस बॉक्स को आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर भी और बेसिक फिजिक्स के अंदर भी, बेसिक चीजों में आपने देखा होगा कई बार। इस बॉक्स को बच्चों बोलते हैं, जो मैंने बॉक्स लगाया ना, इसको बोलते हैं मोड। पूरा नाम होता है मॉड्यूलस, वैसे हम बोलते हैं मोड। तो बेसिकली ये जो डब्बे के अंदर इसको बंद किया, इस पूरी चीज को ही क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या इसको क्या बोल सकते हो? मोड ऑफ वेक्टर। क्या बोल सकते हो? मोड ऑफ वेक्टर। समझ गए? इस तरह से आप बेसिकली वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर से। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोड लगा के। मोड ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं आप इसको, या इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोल सकते हैं। तो प्रोनाउंस करना भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको हम लोग? इसको प्रोनाउंस करने का तरीका रहेगा क्या? मोड ऑफ ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूं। आगे चलेंगे हम, जब फाइंड आउट करेंगे आप सीख जाएंगे इसको फाइंड आउट करना भी आसानी से। अभी याद रखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से, ये तरीका रहेगा। क्लियर? होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थिंग बात करेंगे वेक्टर्स के अंदर जो थर्ड पार्ट है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, वो है यूनिट वेक्टर्स। क्या है? यूनिट वेक्टर्स। क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स? आओ डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर्स की ना दो डेफिनेशंस हैं, मैं दोनों आपसे डिस्कस करता हूँ, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स, नाम जैसा कि यूनिट, यूनिट भी अपने आप में एक अच्छा टर्म है, यूनिट। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आगे सीखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता लग गया। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा बच्चों, यूनिट वेक्टर जैसे ए है, ए को अगर आप यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो इसके ऊपर ऐसे एक टोपी लगा देते हैं, इस टोपी को बोलते हैं कैप। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ए कैप, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। इसको टोपी लगा दी, टोपी पहना दी, ए कैप। ए कैप कैसे लिखा जाएगा? ए कैप लिखा जाएगा, फॉर्मूला ध्यान रखना, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये है फॉर्मूला जो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो दो डेफिनेशन हमारे पास है यूनिट वेक्टर की, कौन कौन सी? एक तो है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड 1 का मतलब अगर हम बात करें तो ए कैप जो है
मैग्नीट्यूड 1 का मतलब हुआ बच्चों की जो ए कैप है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ए कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड 1 का मतलब तो यही हुआ। तो ए कैप इक्वल टू 1 ये भी एक कंडीशन है यूनिट वेक्टर को बताने के लिए। और दूसरी बात, ए कैप या यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है, ए वेक्टर या यूनिट इसको डिफाइन किया जाता है, रेशियो है ये किसका, ए वेक्टर का और उसके मैग्नीट्यूड का। किसका रेशियो है, ए वेक्टर का और उसके मैग्नीट्यूड का ये रेशियो है, इसको आप ध्यान रखना। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको हेल्प कर सकता है आउटपुट निकालने के लिए। तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात ध्यान रखेंगे, कैसे, मैग्नीट्यूड +1 या ए कैप मोड ऑफ ए कैप इक्वल टू 1, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होता है, या डेफिनेशन की बात करें तो ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ये हमारा आउटपुट आ जाता है। क्लियर, तो इसको नोट कर लेना अच्छी तरह। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वेक्टर्स को अगले लेक्चर में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से पिछली वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द फिजिक्स बूस्टर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है, सॉरी टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।